बच्चों, पिछली बार हमने क्लास में अपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है अन्योन्य प्रेरण के हम निकालते हैं। आज हम अन्योन्य प्रेरण की घटना पर और फैराडे के ही इस पार्ट से संबंधित एक जो है घटना पर बात करते हैं। वो है विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र, एसी जनरेटर। एसी क्योंकि आपको पता है हमारे घरों में जो बिजली आती है ये उस पार्ट से भिन्न है जो हमने पहली दूसरी यूनिट में पढ़ा है। वहाँ पे जो दूसरी यूनिट में हमने विद्युत चालन वाला पार्ट पढ़ा है, उसमें जो विद्युत आती है वो आती है बैटरी से, और घरों में जो लाइट आती है वो बैटरी से नहीं आती, वो पावर हाउस से आती है, पावर प्लांट से आती है, जो कि आपने सुना होगा टिहरी डैम में वहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो विद्युत है ये एसी है, और ये कैसे उत्पन्न की जाती है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, एसी विद्युत जनित्र। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर कैसे एसी प्रोड्यूस करता है, तो उपयोग इसका क्या हो जाएगा। उपयोग हमें बताना होगा सबसे पहले कि आखिर क्या फ़ायदा है। तो एसी उत्पन्न करने के लिए, एसी माने होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को उत्पन्न करने के लिए, एसी उत्पन्न करने के लिए इस जनित्र का प्रयोग हम एसी उत्पन्न करने के लिए करते हैं। चलिए, अब ये करता कैसे है, सिद्धांत क्या है, क्योंकि कोई भी उपकरण एक साइंटिफिक उसके पीछे एक आइडिया होता है, उसी को उसका सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि उसी पर वो खड़ा होता है पूरा। तो सिद्धांत इसका हम लिख लेते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत है कि जब यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये हमने नट सेल में लिख दिया, आधारित है। नट सेल का माने हमने इसको सूक्ष्म रूप में व्यक्त कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे होता है सूक्ष्म रूप, क्या होता है। तो सूक्ष्म रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप जानते हैं, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो ये वही विद्युत वाहक बल से जो एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। आज हम उस धारा का नाम भी उद्घाटित करेंगे। वो जो धारा होती है जो कुंडली को जो फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न होती है, आप पाएंगे कि यहाँ पर वो जो है प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये जो युक्ति आधारित है। अब इसकी बनावट, चलिए बनाएंगे कैसे इसको। आप समझो कि आप खुद ही जनित्र बना रहे हो, तो बनावट कैसी इसकी होगी। इसकी बनावट को देखो बच्चों, इसमें एक आर्मेचर लेते हैं। आर्मेचर क्या होती है, एक आयताकार एक कुंडली बना रखी है हमने इस प्रकार की। दो चुंबक के ध्रुव होते हैं इसमें, चुंबक के स्ट्रॉन्ग पोल पीसेज होते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है। स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है चुंबकों के द्वारा, और इसी के बीच में एक कुंडली, ये फिलहाल मैंने इसमें एक ही फेरा दिखा रखा है। ये कुंडली है, इसमें कई फेरे होते हैं ऐसे ऐसे,
और ये जो कुंडली है इसके बीच में घुमाई जाती है। यहाँ पर कुंडली ऐसे घूम रही है मान लीजिए, यानी कि या ऐसा उल्टा भी ले सकते हैं, राइट हैंड ऊपर को ले लेते हैं, चलिए, यानी कि ऐसे घूम रही है, यानी कि ये वाला सिरा आगे को आएगा ऐसे घूम के और ये वाला सिरा पीछे को जाएगा। इस प्रकार से कुंडली घूम रही है और इस जगह पर इसमें 2 रिंग लगे होते हैं। इन्हें कहते हैं स्लिप रिंग, धातु के रिंग होते हैं। और एक तार जो है ये वाला, ये इस रिंग से जुड़ जाता है और जो दूसरा तार है ये यहाँ पर दूसरे रिंग से कोएक्सियली रखी रहती हैं। इस प्रकार से जुड़ जाता है और जब ये कुंडली घूमेगी तो ये रिंग भी घूमेंगे साथ में, और इन्हीं रिंग में जो है एक विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है उसको हम यूज करना है हमें। तो आपके आगे ये आर्मेचर है, ये जो है दिस इज द आर्मेचर। कुंडली लार्ज नंबर ऑफ इसमें टर्न्स होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टर्न होंगे आप पाएंगे कि जो इसमें विद्युत वाहक बल है वो उतना ही तगड़ा क्रिएट होगा। ये जो मैग्नेट हैं ये चुंबकीय ध्रुव हैं, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव। आप इसको बनावट को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव इस प्रकार से बनावट अगर आप इसी में लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन दोनों को हम कहते हैं स्लिप, फिसलने वाले स्लिप रिंग। अभी इस समय आप समझ लीजिए कि जैसे एक ये नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ इधर है, आमने सामने ऐसे हैं, और ये कुंडली जो है वो ऐसे रखी है अभी, और ये और घूम किस प्रकार से रही है, ये ऐसे घूम रही है। देखिए इस समय क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर को है और चुंबक में इसलिए जो आपकी कुंडली है यानी कि कॉइल है ये ऐसे रखी है, तो मैक्सिमम फ्लक्स इस समय से जा रहा है। और अगर टाइम के साथ मान लीजिए ओमेगा के कोणीय वेग से अगर घूमे, ओमेगा के कोणीय वेग से घूमे, अभी इस समय इस कुंडली का जो एरिया वेक्टर है वो भी सामने को है और मैग्नेटिक फील्ड भी सामने को है, तो बी और ए के बीच का जो एंगल है वो थीटा जो है वो 0 है। टाइम अभी स्टार्ट किया है हमने नापना है। अब ये घूमी टी टाइम में अगर ओमेगा के कोण से घूमी तो इसका जो एरिया वेक्टर है ये ऐसे करके यहाँ से क्षैतिज से ये अगर टी टाइम में इतना घूम गई तो थीटा एंगल अगर ये बना रहा है तो वो जो थीटा है ओमेगा के क्योंकि स्थिर कोणीय वेग से घूम रही है, तो टी टाइम बाद ये चुंबकीय क्षेत्र से ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी कोण बना रही होगी। ठीक है, तो बनावट इसकी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर चित्र बना दिया तो बनावट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक आर्मेचर का जिक्र कर दीजिएगा इसमें कि आर्मेचर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इसमें होते हैं। चलिए बनावट में 1-2 वाक्य मैं आपको लिखाता हूँ। चित्र अगर आपने बनाया है तो बनावट आपकी उतना मानी जाएगी। आर्मेचर, आर्मेचर यह एक विद्युत रोधी परत चढ़े, विद्युत रोधी परत चढ़े तार की विद्युत रोधी परत चढ़े कॉपर के
तार की आयताकार कुंडली है जिसमें बहुत से फेरे हैं, जिसमें बहुत से फेरे हैं। यह एक विद्युत रोधी परत चढ़े कॉपर के तार की आयताकार कुंडली है जिसमें बहुत से फेरे हैं। इसे शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक स्थिर कोणीय वेग से घुमाया जाता है। अब देखिए, ये घुमाने का काम बच्चों कौन करेगा? ये घुमाने का काम जो है, जैसे आपने जनरेटर देखे होंगे, विद्युत जनरेटर। अक्सर शादियों में, गांव में शादी आदि होती है तो जनरेटर आता है, लाइट का गट गट गट। तो ये जनरेटर ही घुमाता है हमें। तो जो आपका विद्युत जनरेटर, वो एसी जनरेटर ही होता है। उसमें ये कॉइल जो है अंदर, जो डायनामो कहते हैं, उसके अंदर फिट होता है। उसमें ये जो कॉइल को जनरेटर डीजल की मदद से घुमाया जाता है। जैसे स्कूटर चलता है या गाड़ी चलती है, इसी ढंग से डीजल की मोटर जो है वो घुमाती है इसको। और जहाँ पर पन बिजली, यानी कि पानी से जहाँ बिजली उत्पन्न हो रही, वहाँ इसमें एक पंखा लगा देते हैं। इस तरफ एक शाफ्ट लगा के पंखा लगा देते हैं, और पंखे पे जब पानी गिरता है तो वो घूमता है। यानी कि जो यहाँ पर काम करने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि इसको घुमाने से ही लाइट प्रोड्यूस होने वाली है, और घुमाने वाले को वर्क भी करना है, ताकत भी खर्च करनी है। तो पन बिजली में ये काम पानी करेगा, तो बढ़िया ही है, पानी तो बह ही रहा है। तो उसका यूज हमने कर लिया। और डीजल जनरेटर में हम फ्यूल लेके आते हैं, डीजल लेके आते हैं, वो घुमाता है, तो डीजल खर्च होता है आपका। तो दोनों अवस्थाओं में आपको इसको घुमाने में कार्य करना पड़ रहा है, और यही वास्तव में इसमें बिजली उत्पन्न करेगा। तो ये जो है आर्मेचर का रोल। और दूसरा स्लिप रिंग के बारे में लिख देते हैं। ये स्लिप रिंग क्यों लगाए हैं? स्लिप रिंग आर्मेचर के दोनों सिरे धातु के रिंग नुमा आकृतियों से जुड़े रिंगनुमा आकृतियों से जुड़े होते हैं, जो कि आर्मेचर के घूमने पर समाक्षी माने एक ही अक्ष पर रूप से घूमते हैं। इसके बाद इसमें एक भाग और है। जब ये घूमेंगे, अभी घूमते हुए चीज इनके पास विभवांतर है, इसके और इसके पास। तो अब आपको उसका इस्तेमाल करना है, बल्ब जलाना, पंखा चलाना, लाइट जलानी है। तो आप क्या करोगे? इनसे बिजली लेने के लिए आपने इसमें एक कार्बन के ब्रशेस का इस्तेमाल इसमें कर लिया।
कार्बन के ब्रशों का इस्तेमाल करके आपने जो है इस बिजली का उपयोग यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका बल्ब है, इस बल्ब को इससे जोड़ दिया आपने। तो ये बल्ब इससे घूमते रहेंगे और ब्रश इसलिए लिए थे क्योंकि ब्रश इन रिंग्स को लगातार छुए रहेंगे और फ्रिक्शन होगा, इसमें घर्षण होगा यहाँ पे, और क्योंकि घूमते हुए रिंग हैं तो इसीलिए ब्रश लिए गए ताकि ब्रश लगातार छुते रहें। तो इन्हें कहते हैं संपर्क ब्रश। इस प्रकार से बच्चों ये इसकी बनावट है। बनावट में हमने आर्मेचर के बारे में लिखा, स्लिप रिंग के बारे में लिखा है, इसके बाद लिख देते हैं संपर्क ब्रशेस, संपर्क ब्रश या ब्रश। अगर आप ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं तो ब्रश लिखिए, वरना ब्रश पहाड़ी स्टाइल से चलता है। संपर्क ब्रश। स्लिप रिंग से विद्युत प्राप्त करने के लिए संपर्क ब्रशेस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसकी बनावट को जो है वो लिखेंगे। अब है इसकी जो है इसका ये कार्य, ये कैसे कार्य करती है, क्रिया विधि इसकी। चलिए देखिए, आज की हम इसकी क्रिया विधि लिख लेते हैं। क्रिया विधि। माना प्रारंभ में अर्थात t=0, माना प्रारंभ में आर्मेचर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र B से लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर 0 है, अर्थात A व B के मध्य थीटा बराबर 0। अब तुम कहोगे यहाँ कह रहे लंबवत है और यहाँ थीटा 0 है। आपको याद होगा कि किसी ये चुंबकीय तो इधर को है और कुंडली ऐसे रखी है, तो कुंडली का एरिया, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के तो लंबवत है, लेकिन कुंडली का एरिया वेक्टर तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर ही होगा। तो यहाँ पर जो एंगल लेते हैं वो एंगल, अतः कुंडली से इस क्षण, अगर इस क्षण देखें t/0, इस क्षण चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बच्चों B × A ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BA cos थीटा होता है, थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है, BA। तो शुरू में जिस क्षण कुंडली तो घूम रही थी, लेकिन हमने किस समय टाइम नोट करा, जब ये ऐसी थी। अब क्या होगा देखिए आगे, यदि कुंडली एक समान कोणीय वेग ओमेगा से
घूम रही है तो t समय में t समय पश्चात A व B के मध्य कोण क्या हो जाएगा? मध्य का कोण थीटा जो है वो ओमेगा टी होगा। अब फ्लक्स क्या होगा? अब चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बच्चों अब हो जाएगा बी ए कॉस थीटा लिखते तो ओमेगा टी, यानी कि किसी क्षण टी पर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बी ए कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है। अच्छा, किसी क्षण अगर फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स तो लगातार बदल रहा है, किसी क्षण फ्लक्स इतना है तो टी के साथ चूंकि फ्लक्स लगातार परिवर्तित हो रहा है, क्या होगा इससे? परिवर्तित हो रहा है, अतः फैराडे के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। कई बार पूछा जाता है कि अगर हम किसी कुंडली के सामने चुंबक को हिलाएं तो क्या कौन सी घटना होगी? तो कुछ लोग खाली चुंबकीय प्रेरण लिख देते हैं, तो उनको ध्यान रखना है खाली चुंबकीय प्रेरण नहीं लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि विद्युत यहाँ पर उत्पन्न हो रही है के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। कई बार ऐसा भी आता है कि फ्लक्स परिवर्तन होने से कुंडली में कौन सी घटना होती है, which phenomenon is displayed या which phenomenon occurs when there is a change in magnetic flux passing through a coil, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है बच्चों, आपको याद ही है फैराडे का नियम डी फाई बाई डी टी। ई माइनस फाई की जगह ये रख देता हूँ, बी टाइम में फाई ये है, डी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ फाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा, तो बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका जब हम अवकलन करते हैं तो आप अवकलन बायोलॉजी वाले हैं तो उनको भी वैसे बता तो दिया है सभी को ही, अब अगर नहीं किसी को आता है तो उधर ई बराबर माइनस बी और ए तो कांस्टेंट है कुंडली के, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ फिक्स है और ए भी कुंडली का फिक्स है। कॉस ओमेगा टी का अवकलन बच्चों कॉस थीटा का, अगर कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में होता तो माइनस साइन टी होता, लेकिन यहाँ ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में है तो पहले हम ओमेगा टी को टी मान लेंगे, तो कॉस ओमेगा टी का जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर जिसको हमने टी माना ओमेगा टी को, ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है बाहर चले जाएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर में एन टर्न है इसलिए यहाँ पर एन भी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि बी इंटू एक से गुजरने वाला फ्लक्स होता है तो यहाँ भी एन आएगा और इस प्रकार से यहाँ भी एन आएगा और एन यहाँ भी आएगा। अब देखिए क्या आ गया, माइनस माइनस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखिए एकदम नया प्रकार का विद्युत वाहक बल आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो है बच्चों, क्योंकि साइन ये ओमेगा टी यहाँ पे कोण है, साइन के साथ कोई भी कोण हो, कैसा भी कोण हो, साइन का मान धन 1 से ऋण 1 के बीच में बदलता है और साइन का ग्राफ ऐसा आता है, अगर आपको याद हो
इस प्रकार का। इसका मान है अगर इसका ये धन 1 से ऋण 1 के बीच में, अगर ये अधिकतम धन 1 होगा और न्यूनतम ऋण 1 होगा, तो अगर ये धन 1 हो जाएगा तो ई का मान NBA ओमेगा हो जाएगा, और अगर ये ऋण 1 हो जाएगा तो ई का मान माइनस NBA ओमेगा होगा। इसका मान है जो विद्युत वाहक बल इस कुंडली में प्रेरित हो रहा है ये लगातार बदलता रहेगा, NBA ओमेगा से माइनस NBA ओमेगा के बीच में जाएगा। अगर मैं इसको, ये तो मैंने साइन का ग्राफ था, अगर मैं इसको ई का ग्राफ बना लूँ तो ये यहाँ पर NBA ओमेगा से माइनस NBA ओमेगा तक जाएगा, यानी कि ये जो है विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। और टाइम के साथ विद्युत वाहक बल में ऐसा नहीं कि हर समय अधिकतम ही रहेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बढ़ते हुए NBA ओमेगा होगा, फिर NBA ओमेगा से बढ़ते हुए घटते हुए शून्य हो जाएगा, फिर इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी कि अभी विद्युत वाहक बल ऐसे है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये माइनस NBA ओमेगा होगा दूसरी डायरेक्शन में, माइनस का मतलब दूसरी डायरेक्शन में, और फिर ये शून्य हो जाएगा, और ऐसी साइकिल ये चलती रहेगी। और इस प्रकार की बच्चों जब साइकिल चलती है, और इसी को हम AC कहते हैं। तो ये जो है इसका शीर्ष मान है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये जो इस प्रकार का जो चेंज, इसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं AC विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल AC है। ये जो विद्युत वाहक बल है AC विद्युत वाहक बल है, क्योंकि DC विद्युत वाहक बल होता है तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, परिमाण भी बदल रहा है। ऐसे विद्युत वाहक बल को, ऐसे विभवांतर को हम, विद्युत वाहक बल का मान AC है, जिसका शीर्ष मान, यानी कि अधिकतम मान कितना होगा विद्युत वाहक बल का, इसका शीर्ष मान को बच्चों हम शीर्ष मान यानी कि पीक वैल्यू, इंग्लिश में इसको पीक वैल्यू कहते हैं। शीर्ष मान कितना होगा, E0 कहते हैं इसको, ये बराबर NBA ओमेगा है। अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, E बराबर E0 साइन ओमेगा t। और इस विद्युत वाहक बल का उपयोग यहाँ हम बल्ब में, तो इस बल्ब में धारा एक बार इधर से इधर को बहेगी ऐसे, और दूसरी बार इधर से इधर को बहेगी एक चक्र में, यानी कि जब कुंडली एक फेरा लगाएगी तो आधे फेरे में, यानी कि ऐसे है भी कुंडली, जब ये घूम के ऐसे हो जाएगी ऐसे, तो धारा की दिशा एक रहेगी, और फिर जब ये घूमेगी फिर एक राउंड लेगी तो धारा की दिशा दूसरी होगी, यानी कि इन वन राउंड कुंडली एक बार धारा ऐसे बहेगी, एक बार ऐसे बहेगी। तो मैं अगर पूछूं कि जो AC है, AC की जो आवृत्ति है वो क्या होगी, तो AC की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुंडली की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। आप जितनी स्पीड से कुंडली घुमाएंगे उसी फ्रीक्वेंसी की AC भी प्रोड्यूस होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी घरेलू विद्युत है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है। इसका माने हमारी जो कुंडली घूम रही है टिहरी डैम में या आपका जो बिजली जनरेटर है ये 50 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, तभी इसमें जो AC प्रोड्यूस होगी वो 50 साइकिल पर सेकंड की होगी। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आज ये विद्युत जनित्र भली प्रकार आ गया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको तभी ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा।